Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the new series of C++ tutorial with Muhammad Abdullah, instructor CS, was National University of Computer and Emerging Sciences, Peshawar. In this series, we will cover C++ programming language. So let's start. In first lecture, we will cover C++ introduction and C++ basics. The contents of this lecture are given below. First, we will cover basic terminologies, programming language. Then we will move to C++ introduction, history, C++ program structure, C++ program syntax, C++ output, यानी how to display output in C++, C++ new lines. सो मूव करते हैं कंप्यूटर बेसिक टर्मिनोलॉजीज की तरफ. बेसिक टर्मिनोलॉजीज में हमारे पास सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी है वो है कंप्यूटर प्रोग्राम. A computer program is a collection of instructions that perform a specific task when executed by a computer. कंप्यूटर प्रोग्राम आपके पास कलेक्शन और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को या टास्क को परफॉर्म करता है जब वो कंप्यूटर उस टास्क को क्या कर दे, एग्जीक्यूट कर दे. Most of computer devices require programs to function properly. A computer program is usually written by a computer programmer in a programming language. अगर आपसे कोई पूछे कि कंप्यूटर प्रोग्राम कौन डेवलप करता है या कौन लिख लेता है, तो आप लोगों का आंसर ये होना चाहिए कि इसके लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर प्रोग्रामर होते हैं जो कि स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखते हैं. तो ये था आप लोगों के पास कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है. इसके बाद हम जाते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की तरफ. वो था कंप्यूटर प्रोग्राम. अभी हम देखते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आपके पास क्या है. Computer programming is the process of designing and building an executable computer program to accomplish a specific computing result. तो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने का जो प्रोसेस है उनको हम कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हम क्यों करते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम हम इसलिए करते हैं ताकि हम एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को क्या करें, सॉल्व कर दें, या यूज्ड टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम. अगर आपको कोई एक प्रॉब्लम दे दे और आपको कह दे कि आप इसको सॉल्व कर दें, तो यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस और प्रोसीजर थ्रू विच वी क्रिएट एंड प्रिपेयर सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आपके पास एक प्रोसीजर है जो कि यूज होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने में या डेवलप करने में या प्रिपेयर करने में. यानी सिंपल इज दैट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस to develop computer softwares. What is software? Software क्या होता है? Software is a set of instructions or set of programs that perform a specific task. Software आपके पास एक set of programs होते हैं जो कि आपके पास specific task को या specific problem को क्या करता है, solve करता है या perform करता है. Language की तरफ हम आते हैं कि language क्या होता है. General definition हम करते हैं यहाँ पे a way or mode of communication. जनरली हम लैंग्वेज को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, a way or mode of communication. It may be verbal or non-verbal. आपके पास कम्युनिकेशन जो है या लैंग्वेज जो है वो वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है. वर्बल मीन्स स्पोकन और रिटन फॉर्म. वर्बल का मतलब क्या है कि जब आप कुछ बोलते हैं या कुछ रिटन में किसी चीज को प्रोवाइड करते हैं. नॉन वर्बल मीन्स स्पोकन, ईजी गेस्चर और सिंबल्स के जरिए या गेस्चर के जरिए आप जो कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, उसको फिर कह सकते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है या नॉन वर्बल वे है. कंप्यूटर लैंग्वेज की तरफ आते हैं. द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन. कंप्यूटर लैंग्वेज भी आपके पास एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है. A computer language includes various languages that are used to communicate with computer. अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज, तो आपने ये बताना होगा
कि अगर आपने कंप्यूटर मशीन के साथ कम्युनिकेट करना है, आपने कंप्यूटर मशीन के साथ अगर कम्युनिकेट करना है, तो इट इज़ पॉसिबल यूजिंग कंप्यूटर लैंग्वेज। सम ऑफ द लैंग्वेजेस लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हमारे पास कुछ लैंग्वेजेस है जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विच इज अ सेट ऑफ कोड्स और इंस्ट्रक्शंस यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग द मशीन, जो कि कंपोज होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे या कोड्स पे यूज होते हैं मशीन के साथ कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। मशीन कोड इज आल्सो कंसिडर एज कंप्यूटर लैंग्वेज। जो मशीन कोड होता है, बाइनरी कोड उसको कहते हैं, 0 1 फॉर्म में होता है, उसको भी आप कह सकते हैं कि आपके पास ये कंप्यूटर लैंग्वेज है। दैट कैन बी यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग, जिसको आप यूज कर सकते हैं प्रोग्रामिंग पर्पस के लिए। अभी हम आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरफ। A programming language is a formal language which comprises of set of instructions that produce various kinds of output. कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके पास एक फॉर्मल लैंग्वेज होता है जो कि कंपोज होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे, और वो क्या करता है, वेरियस आउटपुट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यूज्ड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टू इम्प्लीमेंट एल्गोरिथम्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम क्यों यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम एल्गोरिथम्स को क्या कर दें, इम्प्लीमेंट कर दें, डेवलप कर दें, उसको कंप्यूटर प्रोग्राम में क्या कर दें, कन्वर्ट कर दें। सी प्लस प्लस इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। थोड़ा बहुत इसको इंट्रोड्यूस करते हैं क्योंकि हम इस सीरीज में सी प्लस प्लस को कवर करेंगे। तो सी प्लस प्लस, pronounced as C++, it is a powerful computer programming language. It is the advanced version of C language. ये क्या है, ये C++ जो है ये advanced version है C language का। The C is a procedural programming language while C++ is an object-oriented programming language. C और C++ में फ़र्क क्या है, C जो है वो आपके पास procedural programming language है जिसमें हम routines यानी procedures को यूज़ करते हैं for programming or for developing softwares और developing programs। लेकिन C++ में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स को यूज करते हैं, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को यूज करके हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं या प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोसीजरल मीन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमारे पास जो प्रोसेस होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप होते हैं या एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होते हैं, स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर में होते हैं। C++ की हिस्ट्री की तरफ आते हैं। In 1972, Dennis Ritchie developed C language at Bell Laboratory. 1972 में C लैंग्वेज को डेनिस रेची ने बेल लेबोरेटरी के अंदर किया गया था, डेवलप किया था। C लैंग्वेज वाज एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ B लैंग्वेज। C लैंग्वेज से पहले एक और लैंग्वेज था B लैंग्वेज, ये C++ उसका एडवांस्ड वर्जन है। In 1980, अभी हम C++ की हिस्ट्री की तरफ आते हैं। In 1980, C++ language was developed by Johnny Strawstrup. यहाँ पे लिखा है Johnny Strawstrup in 1980. C++ is an extension of C language. जिस तरह ये B लैंग्वेज C जो था वो B लैंग्वेज का एडवांस वर्जन था, तो यहाँ पे C का जो एक्सटेंशन है वो आपके पास C++, यानी आप कह सकते हैं C is an extension of C++ is the extension of C language. Writing C++ program. इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ टू राइट अ C++ प्रोग्राम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सटेंशन ऑफ C++ प्रोग्राम इज CPP। अगर आपके पास आपने एक प्रोग्राम लिखा है C++ का प्रोग्राम, आप लोगों ने किसी एडिटर के अंदर लिखा है या किसी IDE के अंदर लिखना है, तो उसका जो एक्सटेंशन होता है वो आपके पास क्या होता है, CPP होता है। और C लैंग्वेज का जो एक्सटेंशन होता है वो आपके पास C होता है। और इसके अलावा पाइथन का .py होता है, ठीक है, PHP का .php होता है, HTML का HTML होता है, जावा का जो है वो आपके पास जावा है। तो आपने क्या करना होगा, आपने जब C++ का फाइल सेव करना होता है या आप सेव करेंगे तो उसके साथ आपने लिखना होगा फाइल का नाम और
डॉट फिर डॉट सीपीपी। सीपीपी मीन कि इसका एक्सटेंशन जो है वो सी प्लस प्लस है। टेक्स्ट एडिटर इज रिक्वायर्ड टू राइट एंड एडिट सी प्लस प्लस सोर्स कोड। जब आप सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखना चाहते हैं या आप सी प्लस प्लस में कुछ डेवलपमेंट करना चाहते हैं, प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास एक एडिटर का रिक्वायर्ड होना ज़रूरी है, जिसमें आप उसको सी प्लस प्लस प्रोग्राम को राइट कर सके या उसको एडिट कर सके। सोर्स कोड यानी उसको कहते हैं सोर्स कोड। कंपाइल सी प्लस प्लस कंपाइलर इज रिक्वायर्ड, ये तो लिखने के लिए जरूरी था या एडिट करने के लिए जरूरी था। टेक्स्ट एडिटर इज यूज्ड या इज रिक्वायर्ड टू राइट एंड एडिट सी प्लस प्लस सोर्स कोड। लेकिन अब ये अगर आप इसमें मजीद ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, उसकी कंपाइलेशन करना चाहते हैं, मशीन कोड में उसको या ऑब्जेक्ट कोड में उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो फिर आपके पास एक कंपाइलर जो है वो भी रिक्वायर्ड होता है। सी प्लस प्लस कंपाइलर इज रिक्वायर्ड फॉर कंपाइलेशन ऑफ सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। दिस मशीन कोड इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। अगर आपके पास सोर्स कोड है और उस सोर्स कोड पे आपने कंपाइलेशन की, यानी कंपाइलर ने उसको कंपाइल कर दिया, तो कंपाइलेशन के बाद आपका जो सोर्स कोड है वो मशीन कोड में कन्वर्ट होता है और इस मशीन कोड को कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। इस मशीन कोड को कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। जिस तरह जावा के अंदर आपके पास जब आप जावा का सोर्स कोड होता है, उसको आप कंपाइल करते हैं तो वो एक और कोड के अंदर चेंज होता है, जिसको कहते हैं बाइट कोड या इंटरमीडिएट कोड, या इसको आप कह सकते हैं कि बाइट कोड। ठीक है। इट इज स्टोर्ड इन अ न्यू फाइल। जब आपके पास ऑब्जेक्ट कोड बनता है तो आपके पास इट इज स्टोर्ड इन अ न्यू फाइल बाय द एक्सटेंशन obj. The obj code is then linked to the libraries. After linking the object code to the libraries, an executable file with extension exe is created. जब आपके पास ऑब्जेक्ट कोड जो है वो डिफरेंट लाइब्रेरीज के साथ लिंक्ड होता है, तो एग्जीक्यूटेबल फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो exe होता है, यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है। आपके पास वो ऑब्जेक्ट कोड के बाद आपके पास exe फाइल किया होता है, क्रिएट होता है। The executable program is then run from an operating system command line. उस एग्जीक्यूटेबल कोड को आप कैसे रन कर सकते हैं, वो आप ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड लाइन से क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं या इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a source code of problem program in C++ is written and stored with first.cpp फाइल। आपने एक फाइल बना लिया जिसके अंदर आपने C++ का सोर्स कोड लिखा है और उसको आपने सेव कर दिया डॉट सीपीपी। एक्सटेंशन उसका क्या है, सीपीपी, यानी फर्स्ट डॉट सीपीपी। फर्स्ट जो है वो आपके पास फाइल का नाम है और सीपीपी जो है वो एक्सटेंशन है, यानी रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर जो सोर्स कोड है वो सी प्लस प्लस का है। आफ्टर कंपाइलेशन द ऑब्जेक्ट कोड इज सेव्ड इन अ फाइल। ये जब इस कोड को आप कंपाइल करते हैं, फर्स्ट डॉट सीपीपी कोड को, सोर्स कोड जब आप कंपाइल करते हैं, इज सेव्ड इन अ फाइल। जब आप इसको कंपाइल करते हैं तो एक दूसरे फाइल के अंदर स्टोर होता है, जिसका नाम तो है, फाइल का नाम तो वही रहेगा लेकिन उसका एक्सटेंशन चेंज हो जाएगा ओबीजे में। एंड एग्जीक्यूटेबल कोड इज स्टोर्ड इन अ फाइल फर्स्ट डॉट exe। और जब ये एग्जीक्यूटेबल कोड जो है, ये फिर एग्जीक्यूटेबल कोड कहाँ पे स्टोर होता है, एक दूसरे फाइल के अंदर स्टोर होता है जिसका एक्सटेंशन होता है exe, यानी एग्जीक्यूटेबल कोड होता है। देखो, पहले आपके पास सोर्स कोड होता है, कंपाइलेशन के बाद वो ऑब्जेक्ट कोड में चेंज हो जाता है और फिर एग्जीक्यूटेबल कोड जो है वो लास्ट में आपके पास एक और फाइल के अंदर स्टोर हो जाता है, जिसका एक्सटेंशन होता है फर्स्ट डॉट exe, यानी उसका exe होता है, exe एग्जीक्यूटेबल कोड। यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजीज गिवन है, एक होता है सोर्स कोड और एक होता है ऑब्जेक्ट कोड। बिफोर कंपाइलेशन कोड इज कॉल्ड सोर्स कोड। जब आपने एक फाइल बना दिया फर्स्ट डॉट सीपीपी के नाम से और इसके अंदर जो कोड होता है इसको कहते हैं सोर्स कोड। कोड बिफोर कंपाइलेशन इज नोन एज सोर्स कोड और कोड आफ्टर कंपाइलेशन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। जब आपने उस पर कंपाइलेशन अप्लाई की, कंपाइलर ने उसको कंपाइल कर दिया, तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट कोड में क्या होता है, चेंज होता है। तो इसलिए कहते हैं कि कोड बिफोर कंपाइलेशन इज नोन एज सोर्स कोड एंड कोड आफ्टर कंपाइलेशन इज नोन एज ऑब्जेक्ट कोड। स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं कि हाउ टू राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। अगर आप लोग सी प्लस प्लस के अंदर प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो उसका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा, कोई सिंटैक्स होगा
और इस टॉपिक में अभी हम उसको कवर करते हैं कि हाउ टू राइट सी प्लस प्लस प्रोग्राम या स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम क्या है। सी प्लस प्लस प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट्स। दीज आर, सी प्लस प्लस का प्रोग्राम आपके पास तीन बड़े मेन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, जिसके अंदर आपके पास फर्स्ट वन जो है वो आपके पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है, सेकंड वन आपके पास मेन फंक्शन है, और थर्ड आपके पास सी प्लस प्लस के स्टेटमेंट्स है। अभी हम वन बाय वन को डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। पहले हम देखते हैं कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होता क्या है। प्रोवाइड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स provides instruction to the compiler before the beginning of the actual program। एक्चुअल प्रोग्राम जो है, सोर्स कोड जो है, उसको कंपाइलेशन से पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या करता है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है कंपाइलर को, आल्सो कॉल्ड कंपाइलर डायरेक्टिव्स। क्योंकि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कंपाइलर को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है, तो इसको आप ये नाम भी दे सकते हैं, कंपाइलर डायरेक्टिव्स। कंपाइलर डायरेक्टिव्स मीन ये कंपाइलर को डायरेक्ट करता है, इंस्ट्रक्शन दे देता है। द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंपाइलर। ये होते हैं, ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं, डायरेक्टिव्स होते हैं कंपाइलर के लिए। द कंपाइलर एड्स स्पेशल इंस्ट्रक्शंस और कोड्स फ्रॉम दीज डायरेक्टिव्स। कंपाइलर क्या करता है, एड करता है स्पेशल इंस्ट्रक्शंस को या कोड्स को, कहां से, फ्रॉम दीज डायरेक्टिव्स इनटू प्रोग्राम एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। कंपाइलेशन के दौरान ये कुछ स्पेशल कोड या कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन ऐड करता है प्रोग्राम के अंदर। द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स नॉर्मली स्टार्ट विद द नंबर साइन। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, उसको आपने नंबर साइन से स्टार्ट करना होता है, एंड द कीवर्ड इंक्लूड, और फिर उसके बाद आपने लिखना होगा इंक्लूड और डिफाइन, यानी आप लिख सकते हैं हैश इंक्लूड, नंबर साइन इंक्लूड या नंबर साइन डिफाइन। अभी हम आगे प्रैक्टिकली करेंगे। फॉर एग्जांपल, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर यूज्ड टू इंक्लूड हेडर फाइल्स इन द प्रोग्राम। आप एग्जांपल दे सकते हैं कि आप इंक्लूड करना चाहते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को यूज करके हम प्रोग्राम के अंदर यानी सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर हम हेडर फाइल्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। किस तरह ऐड कर सकते हैं आगे हम देखेंगे। अ प्रोग्राम एग्जांपल इज गिवन बिलो। यहाँ पे अभी एग्जांपल आने वाला है। द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। हर एक प्रोग्राम का फर्स्ट जो स्टेटमेंट होता है वो आपके पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। The preprocessor directive has been written to include the iostream header file। ये देखो यहाँ पे iostream निकल गया है। iostream आपके पास एक हेडर फाइल है। अगर इस हेडर फाइल को आप प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को यूज कर सकते हैं, यानी हैश इंक्लूड या हैश डिफाइन को यूज कर सकते हैं। हैश इंक्लूड और हैश डिफाइन में फिर फर्क है, आगे हम वो भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ये आपके पास एक सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम के अंदर आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे इसको कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये क्या करता है, इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का काम क्या है, हैश इंक्लूड, आपने हैश लगाना होगा, फिर इंक्लूड लगाना होगा, और फिर इस ब्रैकेट के अंदर, इन ब्रैकेट्स के अंदर आपने उस हेडर फाइल का नाम लिखना होगा जिस हेडर फाइल को आप इंक्लूड करना चाहते हैं। यानी जिस हेडर फाइल की आपको प्रोग्राम के अंदर जरूरत हो उस हेडर फाइल को आपने क्या करना होगा, यूजिंग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड करना होगा। फिर इसके बाद आपके पास मेन फंक्शन है, और मेन फंक्शन का जो नाम है वो मेन है, और यहाँ पे आपने ये ब्रैकेट्स लगाने होंगे क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास फंक्शन है। और यहाँ पे इंटीजर लिखा गया है। इंटीजर का मतलब यह है कि इस फंक्शन का रिटर्न टाइप आपके पास इंटीजर है। हम आगे डिस्कस करेंगे, जब हम फंक्शंस में जाएंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि रिटर्न टाइप होता क्या है, और जब हम फंक्शंस के साथ रिटर्न टाइप लिखते हैं तो आपके पास क्या रिटर्न करेगा और कैसे रिटर्न करेगा, वो हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे स्टार्ट ब्रैकेट है, ये आपके पास ब्रेसेस है, और ये आपके पास क्लोजिंग ब्रेसेस है, ये ओपनिंग ब्रेसेस है। ये ब्रेसेस जो है वो शो करते हैं कि आपके पास सी प्लस प्लस का जो मेन फंक्शन है उसकी बॉडी है, और यहाँ पे आपने वो कुछ लिखना होगा जो कि आप कोई स्पेसिफिक टास्क को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इसको कहते हैं सी प्लस प्लस के स्टेटमेंट्स। प्रोग्राम के आपके पास तीन पार्ट्स थे। पार्ट नंबर 1 क्या था, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, और ये आपके पास है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जिसके जरिए हमने हेडर फाइल को किया कर दिया, इंक्लूड कर दिया।
सेकंड पार्ट वाज द मेन फंक्शन, और यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देखिए, यहाँ पे आपके पास ये मेन फंक्शन है, ये वाज इट वाज द सेकंड पार्ट ऑफ द सी प्लस प्लस प्रोग्राम। और ये यहाँ पे स्टार्ट मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो गई, और यहाँ पे ये मेन फंक्शन की बॉडी आपके पास क्या होगी, क्लोज हो गई। ये आपके पास सेकंड मेन फंक्शन वाज द सेकंड मेन पार्ट ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। थर्ड पार्ट आपके पास क्या है, थर्ड पार्ट आपके पास था सी प्लस प्लस स्टेटमेंट्स, और वो स्टेटमेंट्स कहाँ पे है, वो स्टेटमेंट्स आपने यहाँ पे लेके हैं, यहाँ से लेकर ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। ये रिटर्न जीरो मीन के मेन फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता, तो क्योंकि हमने इंट लगाया है तो हम जीरो बाय डिफॉल्ट हम जीरो रिटर्न करेंगे, क्योंकि कुछ आईडीज में यहाँ पे आप वॉइड भी लगा सकते हैं, नो रिटर्न टाइप, फिर आप यहाँ पे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ आईडीज में ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो दैट्स व्हाई वी आर रिटर्निंग जीरो, और यहाँ पे हम लिखते हैं रिटर्न टाइप इंट। हेडर फाइल की तरफ आते हैं। ये देखो यहाँ पे एक हेडर फाइल था, हमने कहा कि आईस्ट्रीम आपके पास हेडर फाइल है, आईस्ट्रीम भी आपके पास हेडर फाइल है, कॉन्यू है, ठीक है, एंड सो ऑन, आपके पास डिफरेंट हेडर फाइल्स हैं। तो टाइम के साथ साथ हम वो भी डिस्कस करेंगे कि और कौन कौन से हेडर फाइल्स हैं और हम इसको क्यों इंक्लूड करते हैं, क्यों हम इसको अपने प्रोग्राम के अंदर इसको इंक्लूड करते हैं यूजिंग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। हेडर फाइल को देखते हैं। हेडर फाइल इज अ सी प्लस प्लस सोर्स फाइल। ये आपके पास क्या होता है, असल में एक सोर्स फाइल होता है। ये क्या है, ये ये आईस्ट्रीम आपके पास हेडर फाइल है। ये आपके पास एक सोर्स फाइल होता है दैट कंटेन्स द डेफिनेशन ऑफ द लाइब्रेरीज, फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट्स। देखो कुछ फंक्शंस होते हैं, बेल्ट इन फंक्शंस होते हैं, जो कि कुछ खास स्पेसिफिक हेडर फाइल्स के अंदर डिफाइन होते हैं या लाइब्रेरीज के अंदर डिफाइन होते हैं, और वो लाइब्रेरीज जो है वो कहाँ पे, वो हेडर फाइल्स के अंदर डिफाइन होते हैं, तो इसलिए हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सी आउट लेकर गया है, यहाँ पे देखो एक तो लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, कुछ बेल्ट इन फंक्शंस होते हैं, वो जब हम इंक्लूड करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर या सॉफ्टवेयर के अंदर, तो इसलिए हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। दूसरी बात यहाँ पे बताई गई है कि ऑब्जेक्ट्स को जब आप यूज करना चाहते हैं तो फिर भी आप लोगों ने हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना होता है। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए सी आउट आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, और सी आउट के बाद आप लोगों ने यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर लगाए हैं, इसको कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। फिर यहाँ पे आप लोगों ने एक मैसेज डिस्प्ले किया, डबल कोट्स के अंदर आप लोगों ने बंद किया है, और यानी वी आर डिस्प्लेइंग हेलो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग ऑन कंसोल टू यूजर्स। तो सी आउट आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट का काम ये है कि यूजर्स को मैसेज डिस्प्ले कर दे, तो इसलिए हमने आईस्ट्रीम हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। क्योंकि क्योंकि तो सी आउट को हमने इसलिए इंक्लूड किया ताकि हम यूजर को मैसेज डिस्प्ले कर सके। कौन सी मैसेज, ये वाली मैसेज। तो ये चूंकि सी आउट का जो ऑब्जेक्ट है वो आईस्ट्रीम हेडर फाइल के अंदर डिफाइन है, तो इसलिए हमने यूजिंग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इस हेडर फाइल को किया है, इंक्लूड किया है। हेडर फाइल्स आर रीडेड इन द प्रोग्राम एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन प्रोग्राम। ये तो मैंने बता दिया कि जब प्रोग्राम आपके पास कंपाइल होता है तो उस टाइम पे हेडर फाइल्स क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। हेडर फाइल is added if the function object defined in it is to be used in the program। मैंने आपको बताया कि अगर आपने ये फंक्शन, ये देखो यहाँ पे फंक्शन चूंकि नहीं है, हम फंक्शन भी यूज कर सकते हैं कि हम इस ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे थे, तो इसलिए हमने इस हेडर फाइल को क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया, और ये हेडर फाइल आपके पास सी आउट का जो ऑब्जेक्ट है ये आपके पास आईस्ट्रीम हेडर फाइल के अंदर मौजूद है। The preprocessor directive include is used to add a header file into the program. The name of the file is written in a single bracket after include directives। ये देखिए यहाँ पे ये बात हो रही है, इस लाइन में ये जो लाइन है या ये जो पॉइंट है इसमें ये बात हो रही है कि आपने क्या करना होगा, हैश लगाना होगा, फिर इंक्लूड लगाना होगा, और फिर इन ब्रैकेट्स के अंदर ये वाला ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट, इन ब्रैकेट्स के अंदर आपने हेडर फाइल को क्या करना होगा, इंक्लूड करना होगा। The C++ is a large number of header files in which library functions are defined। C++ के अंदर आपके पास लार्ज नंबर ऑफ हेडर फाइल्स होते हैं जिनके अंदर आपके पास लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं, डिफाइंड होते हैं। The header file must be included in the program before calling its function in the program। यानी ये कहते हैं कि अगर आपके पास एक फंक्शन है और इस फंक्शन को आप कॉल करते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं C++ के अंदर, और इन फंक्शंस को अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो आपने उससे पहले, फंक्शन की कॉलिंग से पहले आपने हेडर फाइल्स को क्या करना होता है, इंक्लूड करना होता है। A single header file may contain a large number of built-in library functions। एक सिंगल हेडर फाइल के अंदर आपके पास बहुत ज्यादा लाइब्रेरी फंक्शंस क्या हो सकते हैं, मतलब इंक्लूड या
मौजूद हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द हेडर फाइल iostream.h is definition of built-in input and output objects। ये मैंने कहा था ना कि ये जो है सी आउट आपके पास आउटपुट ऑब्जेक्ट है, और आप यहाँ पे सी एन को भी यूज कर सकते हैं जो कि आपके पास क्या है, एक इनपुट ऑब्जेक्ट है, वो भी हम आगे यूज करेंगे। यहाँ पे iostream के अंदर आपके पास क्या डिफाइन है, इनपुट एंड आउटपुट ऑब्जेक्ट्स एंड फंक्शंस। इट इज इंक्लूडेड इन द अबव प्रोग्राम बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट सी आउट इज यूज्ड इन द प्रोग्राम। क्या सिंटैक्स क्या है, हाउ टू इंक्लूड हेडर फाइल इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम। आपने लिखना होगा हैश इंक्लूड, फिर आपके पास ये ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट के अंदर आप लोगों ने उस हेडर फाइल का नाम और उसका एक्सटेंशन मेंशन करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। इंक्लूड iostream.h है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, iostream मीन इनपुट आउटपुट, आई मीन इनपुट, ओ मीन आउटपुट, स्ट्रीम वैसे स्ट्रीम है। ये यहाँ पे इस हेडर फाइल के अंदर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्या है, डिफाइन। इंक्लूड कॉन्यो कंसोल, कंसोल इनपुट con कंसोल इनपुट आउटपुट, कंसोल इनपुट आउटपुट, कंसोल मीन स्क्रीन, कंसोल का क्या मतलब है, कंसोल का मतलब है स्क्रीन। कॉन्यू भी आप यूज कर सकते हैं सी प्लस प्लस और सी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल सी आउट इज डिफाइंड इन iostream। आपके पास ये जो है, अच्छा इस हेडर फाइल के अंदर कौन सा वो डिफाइंड है, ऑब्जेक्ट डिफाइंड है, और इसके अंदर हेडर फाइल के अंदर कौन सा फंक्शन डिफाइंड है। तो ये देखो, ये आपके पास सी आउट आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये कहाँ पे डिफाइन है, iostream.h के अंदर डिफाइन है। एंड गेट सी आपके पास एक फंक्शन है, ये आपके पास क्या है, एक फंक्शन है जो कि कॉन्यो हेडर फाइल के अंदर डिफाइन होता है। ये नॉर्मली हम सी लैंग्वेज के अंदर यूज करते हैं, और सी आउट को हम सी प्लस प्लस के अंदर यूज करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आपके पास सी आउट आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। अभी हम मेन फंक्शन की तरफ आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके पास मेन फंक्शन था। अभी हम इस मेन फंक्शन को डिस्कस करेंगे। द मेन फंक्शन इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ दिस सी प्लस प्लस प्रोग्राम। मेन फंक्शन का काम ये है कि वो आपके सी प्लस प्लस का प्रोग्राम की जो बिगिनिंग है उसको इंडिकेट करता है। व्हेन वी रन अ प्रोग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम रन द मेन फंक्शन। यानी जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम द मेन फंक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम पहले मेन फंक्शन को जाता है और मेन फंक्शन को रन करता है, और उसके बाद उसके अंदर जितनी भी ऑपरेशन होंगे वो परफॉर्म होंगे। अगर आपके पास आपके प्रोग्राम में मेन फंक्शन नहीं है तो आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो रन नहीं होगा, वो कंपाइल नहीं होगा। मेन फंक्शन आपके पास बिल्ट इन फंक्शन है। दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शन और एक होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन को आप रेडीमेड फंक्शन भी कहते हैं, जो कि ऑलरेडी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मौजूद होते हैं, डिफरेंट हेडर फाइल्स के अंदर डिफाइन होते हैं। इट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड, ऑटोमेटिकली कॉल मीन के ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कॉल करता है। फंक्शन को जब आप बनाते हैं तो फंक्शन तब एग्जीक्यूट होता है जब आप उसको कॉल करते हैं, लेकिन फंक्शन मेन फंक्शन को हम कॉल नहीं करते, ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। विदाउट इट प्रोग्राम इज नॉट एग्जीक्यूटेड। ये तो मैंने आपको बता दिया कि विदाउट मेन फंक्शन प्रोग्राम कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, यानी द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम द मेन फंक्शन। फिर ये मेन फंक्शन की बॉडी है, ये मेन फंक्शन का सिंटैक्स है। आप लोगों ने लिखना होगा एंट्री, यहाँ पे आप वॉइड भी लिख सकते हैं, ठीक है, मेन, और यहाँ पे ये स्टार्ट ब्रैकेट ऑफ द मेन फंक्शन और ये क्लोजिंग ब्रैकेट, यानी बॉडी स्टार्ट बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन, और एंड यहाँ पे क्लोज बॉडी क्लोज हो गई। और यहाँ पे आप लोगों ने सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को लिखना होगा इस ब्रैकेट्स के अंदर। थर्ड नंबर जो पार्ट था वो था आपके पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को हमने कवर कर लिया और मेन फंक्शन को भी हमने कवर कर लिया। अभी हम इस थर्ड पार्ट को, जो मेन पार्ट है सी प्लस प्लस के जो स्टेटमेंट्स है उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स कम। अच्छा, तो सी प्लस प्लस स्टेटमेंट्स, द स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम आर रिटन अंडर द मेन फंक्शन। ये तो मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट्स आपने कहाँ पे लिखने होंगे, मेन फंक्शन के अंदर आपने लिखने होंगे। बिटवीन द कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस ये ब्रेसेस है, ये इसको कहते हैं कर्ली ब्रेसेस। ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये क्लोजिंग पॉइंट है मेन फंक्शन का। दीज स्टेटमेंट्स आर द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। ये क्या शो करता है, ये आप जितनी भी स्टेटमेंट्स आप लिखते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर, यानी मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर, तो वो शो करता है कि आपके पास क्या है, स्टेटमेंट्स है या बॉडी को, प्रोग्राम की बॉडी को शो करता है।
ईच स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस एंड्स विद सेमी कॉलन। सी प्लस प्लस के अंदर आपने जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखते हैं, जितनी भी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, उनको आपने सेमी कॉलन के जरिए क्या करना होता है, एंड करना होता है। देखो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमने प्रोग्राम लिखा था और फिर यहाँ पे हमने सेमी कॉलन लगाया था। इस सेमी कॉलन को कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। इस सेमी कॉलन को कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। C++ is a case sensitive language. C++ आपके पास case sensitive language है. The C++ statements are written in lower case, but in some exceptional cases these can also be written in upper case. C++ आपके पास क्या है, एक आपके पास केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी जो कुछ आप अपर केस में लिखते हैं वो डिफरेंट होता है उससे जो आप लोअर केस में लिखते हैं। वो हम आगे फिर डिस्कस करेंगे कि केस सेंसिटिविटी होती क्या है, लेकिन C++ आपके पास क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज, जिसमें अपर केस और लोअर केस मैटर करता है। यहाँ पे आप देखिए C++ प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे वही वही चीजें हैं, ठीक है। तो आते हैं हम इस प्रोग्राम को, अभी हम इस प्रोग्राम को क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को हम एडिटर के अंदर क्या करते हैं, लिखते हैं और फिर उसको कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो जाते हैं हम आईडीई की तरफ और वहां पे उसको, इस प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। ये मैं यहाँ पे आ गया आईडीई, और इस आईडीई का नाम है आपके पास वीएस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। ये आप लोगों ने इंस्टॉल किया होगा, और अगर आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया तो आप काइंडली इंस्टॉल कर दें। आप डेव सी प्लस प्लस को भी यूज़ कर सकते हैं, कोड ब्लॉक को भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट आईडीज है, आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। आपने क्या करना होगा, न्यू फाइल बना लिया और इस फाइल को हम सेव करते हैं। मैंने आपको बताया था कि सी प्लस प्लस के प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर था वो क्या था, सॉरी एक्सटेंशन था वो आपके पास सीपीपी था। तो मैं कहता हूँ फर्स्ट FIR फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट वन, क्योंकि ऑलरेडी एक फर्स्ट मौजूद है तो मैं फर्स्ट वन करता हूँ डॉट सीपीपी। ये देखो, ये मैंने सेव कर दिया। आप इसका पाथ चेंज कर सकते हैं कि कहाँ पे आपने इसको सेव करना है, ठीक है। मैं जिस करंट डायरेक्टरी के अंदर मैं काम करूँ उसके अंदर मैं सेव करना चाहता हूँ, तो आपने इसको डॉट सीपीपी सेव कर दिया। अभी आप यहाँ पे सेव कर दिए, ये आपके पास सेव हो गया। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने, मैंने बताया था कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी को आपने यूज करना है, तो इंक्लूड कर दिया और हैश सिंबल था और फिर इंक्लूड था। फिर आप लोगों ने ये ब्रैकेट्स लगाने होते हैं। मैं चूंकि आईओस्ट्रीम हेडर फाइल को इंक्लूड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों ने लिखना होगा आईओस्ट्रीम। कुछ आईडीज में आप लोगों ने डॉट एच लिखना होगा, यानी उसका एक्सटेंशन मेंशन करना होता है, लेकिन कुछ आईडीज इसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो आप अगर ना लिखे फिर भी कोई मसला नहीं है। ये आपके पास एक हेडर फाइल को आपने इंक्लूड कर दिया। इसके बाद आप लोगों ने यूजिंग इसके बाद आप लोगों ने क्या करना होगा, इसके बाद आप लोगों ने यूजिंग नेम स्पेस स्टूडियो को इंक्लूड करना होगा। ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे कि इसका क्या काम है, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने इसको भी इंक्लूड करना होगा। फिर इसके बाद ये हमने इंक्लूड कर दिया। इसके बाद हम जाते हैं मेन फंक्शन की तरफ, और फंक्शन को हम क्या करते हैं, इंक्लूड। मेन MAIN, इसका स्पेलिंग क्या है, मेन। फिर इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे करना है सी आउट, ठीक है, सी आउट, और यहाँ पे आप लोग लिखना होगा वेलकम टू C++ प्रोग्रामिंग, और यहाँ पे आपने स्टेटमेंट टर्मिनेटर को लगाना होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप वॉइड भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ आईडीज जो है वो यहाँ पे फिर आपको एरर दे रही है, ठीक है, और ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता। तो आपने क्या करना होगा, आपने इसको इंट लिखना होगा। इसका रिटर्न टाइप आपके पास इंट है, और ये आपके पास क्या रिटर्न करता है, ये आपके पास रिटर्न करता है 0 को, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे वॉइड लगा दिया, यहाँ पे अगर आपने लेट सपोज वॉइड लगा दिया, ये रिटर्न मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करता, नल, तो फिर आपने यहाँ पे इसकी फिर जरूरत नहीं है। ये रिटर्न 0 जब हम यहाँ पे लगाते हैं तो फिर इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरर दे रहा है, रेड लाइन आ गया, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको एरर दे रहा है, तो फिर आपको इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने इस तरह कर दिया एंड, अगर आपने एंड कर लिया, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना होगा, 0 को मस्ट रिटर्न करना। मैं इसको थोड़ा सा कर दूं, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया, ठीक है, ये आपने क्या कर दिया, ये आपने लिख दिया।
चलो मैं इसको इधर लेके आता हूँ, ठीक है, ताकि ये 7 लाइन का कोड बने, ताकि हमें एक्सप्लेनेशन करने में आसानी हो। तो ये आपने लिख दिया। अभी हम एक एक लाइन को डिस्कस करेंगे, एक एक लाइन को हम डिस्कस करेंगे। लाइन नंबर वन को हम डिस्कस करते हैं। लाइन नंबर वन ये है। लाइन नंबर वन इंक्लूड अ स्ट्रीम इज अ हेडर फाइल library that let us work with input and output objects। ये हम क्यों इंक्लूड करते हैं, ताकि हम इनपुट और आउटपुट ऑब्जेक्ट्स पे काम कर सके या उसको यूटिलाइज कर सके। सच इज सी आउट यूज्ड इन लाइन नंबर 5। इसको हमने इसलिए इंक्लूड किया है ताकि हम इनपुट और आउटपुट ऑब्जेक्ट्स पे काम कर सके, यानी उसको यूज कर सके। तो लाइन नंबर 5 के अंदर हमने सी आउट को यूज किया है, और सी आउट आपके पास आउटपुट फंक्शन, आउटपुट ऑब्जेक्ट है, जो कि इस हेडर फाइल के अंदर डिफाइन है, तो इसलिए हमने इस हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। लाइन नंबर 1 में ये बात हो गई है। हेडर फाइल्स एडिट, हेडर फाइल्स एड फंक्शनलिटी टू सी प्लस प्लस प्रोग्राम। हेडर फाइल का काम ये है कि वो आपके पास फंक्शनलिटीज को ऐड कर दे कहाँ पे, सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर। सेकंड, लाइन नंबर 2। लाइन नंबर 2 के अंदर यूज हुआ है यूजिंग नेम स्पेस std, और फिर यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाया है। इसको डिस्कस करेंगे। यूजिंग नेम स्पेस std means that we can use name for objects and variables from the standard library, ताकि हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से वेरिएबल्स के लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए नेम्स क्या कर सके, यूज कर सके। Don't worry if you don't understand how include a stream and using namespace std works. Just think of it as something that almost always appear in your program. आप अगर इसके डिटेल में नहीं जाना चाहते, डिटेल में ना जाए, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ ये सोचना होगा कि आप लोगों ने इसको क्या करना होगा, इंक्लूड करना होगा। लाइन नंबर 3। लाइन नंबर 3। लाइन नंबर 3 में आपके पास एक ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये लाइन नंबर 3 है। ब्लैंक स्पेस है, कुछ भी नहीं है, खाली लाइन है। तो अ ब्लैंक लाइन सी प्लस प्लस इग्नोर वर्ड स्पेसिस को इग्नोर करता है। लाइन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। लाइन नंबर 4 ये वाली लाइन है। लाइन नंबर 4 के अंदर आपके पास ये है, ठीक है, आपके पास क्या है, लाइन नंबर 4 में आपके पास ये है, ये मेन फंक्शन। Another thing that always appear in C++ program is int main function. This is called function. Any code inside its curly braces will be executed. तो कहता है कि ये आपके पास मेन फंक्शन है, और इस मेन फंक्शन के अंदर जितना भी कोड होता है, बॉडी के अंदर जितना भी कोड होता है, वो आपके पास क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, यानी ये लाइन आपके पास एग्जीक्यूट होगी जब हम इसको कंपाइल करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद सी आउट है, प्रोनाउंस्ड इज सी आउट। फिर इसकी बात हो रही है लाइन नंबर 5। लाइन नंबर 5 के अंदर सी आउट है, और इसको प्रोनाउंस किया जाता है सी आउट, ठीक है। और आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप यूज कर सकते हैं विद इंसर्शन ऑपरेटर। इनको कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। ये क्या है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है जिसको आप इंसर्शन ऑपरेटर के साथ यूज करते हैं टू डिस्प्ले समथिंग टू द यूजर, कि आप क्या कर सके, मैसेज को डिस्प्ले कर सके, ठीक है। तो आउटपुट और प्रिंट टेक्स्ट। एंड और एग्जांपल इट विल आउटपुट हेलो वर्ल्ड या वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, ठीक है, जो भी है। ईवरी स्टेटमेंट एंड्स विद अ सेमीकोलन, और मैंने आपको ये बताया था कि हर एक स्टेटमेंट जो है वो आपके पास सेमीकोलन के साथ एंड होता है। देखो सेमीकोलन, और इसको कहते हैं सी प्लस प्लस के अंदर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर इसको कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ये कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। फिर आपके पास यहाँ पे ये सी प्लस प्लस की बॉडी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सी प्लस प्लस की मेन फंक्शन की बॉडी है, या बॉडी आप इसको कहते हैं। द बॉडी ऑफ एंट मैन कुड आल्सो बी रिटन एज। आप इसको एक लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सब कुछ जो है वो एक लाइन के अंदर लेकर गया है। किस तरह लिख सकते हैं, चलो मैं पहले इसको रन करता हूँ ताकि आप लोग देख ले कि इसका आउटपुट क्या आएगा। थोड़ा सा वेट करें आप लोग, रन हो जाएगा ये आपको। ये देखिए आपके पास वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, ये आपके पास कंपाइलेशन के बाद, इंटरप्रिटेशन के बाद ये आपके पास ये मैसेज डिस्प्ले हो गया जो कि हमने यहाँ पे लिखा था। अच्छा, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या है, शॉर्ट फॉर्म ये है कि आप इस तरह करें, आप इस तरह करें, इसको इधर ले आए, ठीक है,
फिर आप इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, और फिर आप इसको इधर ले आए। देखो एक लाइन के अंदर मैंने पूरा का पूरा प्रोग्राम लिख दिया, फिर मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अभी आप इसका आउटपुट दोबारा लिखिए, ये वही आउटपुट दोबारा आ गया। तो आप इस फॉर्म में भी इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। पूरा का पूरा प्रोग्राम मैंने एक लाइन के अंदर लिखा है। तो द कंपाइलर इग्नोर्स वाइट स्पेसेस हाउएवर मल्टीपल लाइंस मेक द कोड मोर रीडेबल। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं कि आपने यहाँ पे ये भी लिखा, इस तरह भी आप प्रोग्राम को लिख सकते हैं, और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। देखो इस तरह भी लिख सकते हैं। आप खुद देख ले जरा कि कौन सा कोड जो है वो रीडेबल है या मोर क्लियर है। ये वाला कोड मेरे ख्याल में ज्यादा रीडेबल है और क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है। तो कोशिश करें कि आप लोग लाइन का ख्याल रखें। रिटर्न जीरो एंड्स द मेन फंक्शन, यहाँ पे कहता है कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम फंक्शंस की तरफ जाएंगे। डू नॉट फॉरगेट टू ऐड द क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस टू एंड द मेन फंक्शन। यहाँ पे कह रहा है कि आप लोगों ने इस कर्ली ब्रेसेस को नहीं भूलना है। अगर आप इसको भूलेंगे, नहीं लगाएंगे, फॉरगेट करेंगे, तो फिर आप लोगों के पास क्या होगा, ये मेन फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी आपको एरर देगा। कहता है कि रिटर्न जीरो, यहाँ पे इसके बाद एरर है, यानी इस मेन फंक्शन को आपने क्या क्लोज नहीं किया है। तो आप इनको क्लोज कर दिया, फिर इसको सेव कर दे कंट्रोल इससे, और इसको एग्जीक्यूट कर दे। अच्छा, ये आपके पास था सी आउट सी प्लस प्लस का। अभी हम आते हैं दूसरे एक, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस भी कर दिया, लेकिन हम इसको थोड़ा सा मजीद डिस्कस करेंगे कि आपके पास क्या है। आपके पास यहाँ पे हेलो वर्ड है, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है, ताकि अच्छा हेलो वर्ड है, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमारे पास हेलो वर्ड है, हेलो वर्ड है, ठीक है। ये आपके पास सी आउट को अभी हम डिस्कस करेंगे। सी आउट इसको कहते हैं सी आउटपुट, सी प्लस प्लस आउटपुट। सी आउट का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे द सी आउट ऑब्जेक्ट टुगेदर विद इंसर्शन ऑपरेटर इज यूज्ड टू आउटपुट वैल्यूज प्रिंट टेक्स्ट है। ये आपको क्या करता है, वैल्यूज को डिस्प्ले करता है या टेक्स्ट को प्रिंट करता है, और वैल्यूज को डिस्प्ले करता है या टेक्स्ट को प्रिंट करता है। यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया कि सी आउट इसका काम क्या है। इसका काम यह है कि वैल्यूज को डिस्प्ले करना या किसी चीज को आउटपुट करना। और ये देखिए मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, आप लोग इसका आउटपुट यहाँ पे जो स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट्स के अंदर आपने जो कुछ भी लिखा है वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास डिस्प्ले होगा। तो सी आउट का काम क्या है, टू डिस्प्ले समथिंग और टू प्रिंट वैल्यूज। You can add as many cout objects as you want to। आप जितनी भी cout objects को यूज करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। यानी आप यहाँ पे एक से ज्यादा cout को भी यूज कर सकते हैं। इस तरह भी आप कर सकते हैं कि आप यहाँ पे लगाएं cout, ठीक है। ये इसके बाद आप ये लगाएं जो भी मैसेज होगा, ठीक है। मैसेज आप आई एम लर्निंग सी प्लस प्लस, चलो हम इसको ही लेते हैं। इसको मैंने लिख लिया, और इसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। देखो यहाँ पे हमने दो सी आउट को यूज किया है, दो सी आउट ऑब्जेक्ट को यूज किया है। तो however note that it does not insert a new line at the end of the cout। यहाँ पे इस नोट को मैं पहले इसको रन करता हूँ, फिर आप लोगों को ये एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये मैंने रन कर दिया, ये अलग अलग ये देखो ये सी आउट जो है यहाँ पे है, फिर एक लाइन का स्पेस है, और ये सी आउट जो है यहाँ पे है। मैं इसको रन करता हूँ, आप जरा देखिए इसके आउटपुट को। अच्छा, इसके बाद मसला क्या है, ये आपके पास आ गया। देखो यहाँ पे लिखा गया है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे जो दूसरा मैसेज था वो भी इसके साथ ही आया है, आई एम लर्निंग सी प्लस प्लस। दोनों मैसेजेस जो है वो एक साथ आए हैं। तो यहाँ पे ये बात हो रही है, हाउएवर नोट दैट इट डज नॉट इंसर्ट अ न्यू लाइन एट द एंड ऑफ द आउटपुट। यानी अगर आपने यहाँ पे दो सी आउटपुट यूज की, सी आउट यूज की है, एक ये है और एक ये है, तो आपके पास ये क्या करता है, आपके पास ये न्यू लाइन को इंसर्ट नहीं करता, न्यू लाइन को इंसर्ट नहीं करता। इसके लिए आपने क्या करना होगा, इसके लिए हमारे पास सोल्यूशन है, आगे हम देखते हैं। To insert a new line, you can use the backslash in character
इसको कहते हैं escape सीक्वेंस। अब \n escape सीक्वेंस को यूज करके आप न्यू लाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो देखो मैं कहता हूं कि ये वाला आउटपुट जो है जब ये डिस्प्ले हो जाए या ये जो मैसेज है ये डिस्प्ले हो जाए, तो फिर इसके बाद आप एक \n लगा दी, इसको कहते हैं escape सीक्वेंस। और इसका काम ये है कि आपके पास ये मैसेज डिस्प्ले हो गया, इसके बाद इसने एक न्यू लाइन, ब्लैंक लाइन क्रिएट कर दिया, और फिर ब्लैंक लाइन क्रिएट नहीं किया बल्कि नेक्स्ट लाइन चला गया, ब्लैंक लाइन क्रिएट नहीं किया बल्कि नेक्स्ट लाइन चला गया, और नेक्स्ट लाइन में उसने ये डिस्प्ले कर दिया, ये वाला जो मैसेज था। ठीक है, अभी आप देख ले जरा, ये देखें, पहले ये मैसेज इस तरह आया था, कोई न्यू लाइन नहीं था। ठीक है, फिर इसके बाद ये आया था, लेकिन अभी इसने क्या कर दिया, \n ने ये कर दिया कि इस मैसेज को डिस्प्ले कर दिया। जब एंड पे आ गया तो इस \n एस्केप सीक्वेंस को या कैरेक्टर को यूज करके इसने ये क्या कर, इसने इसको न्यू लाइन के अंदर ले गया। ठीक है, यानी ये न्यू लाइन में चला गया, तो फिर वहां से ये वाला मैसेज जो था ये इसने अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट की, या ये डिस्प्ले हुआ। यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे ये वही मैसेज है। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि दो लाइन आप आगे जाएं, दो लाइन आप इसको मतलब दो लाइन क्रिएट कर दें, ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे इस तरह भी कर सकते हैं, एक बैकस्लैश है तो दूसरा लगाएं। ठीक है, ये दो लाइन, अभी अभी देखो यहाँ पे एक लाइन है, न्यू लाइन में चला गया, अब ये दो लाइन आगे न्यू लाइन में चला जाएगा। ये देखें, ये मैसेज ये था, ठीक है, ये वाला मैसेज, फिर इसके बाद यहाँ पे आना चाहिए था, तो ये खाली छोड़ दिया, और फिर ये थर्ड लाइन में, यानी इसने दो लाइन न्यू लाइन ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये आप इस तरह भी कर सकते हैं। अगर आप तीन वो करना चाहते हैं, तीन ब्लैंक लाइन करना चाहते हैं, तो आप \3 दोबारा एक दफा और भी लगाएं, तो ये देखिए आपके पास ये अभी मैसेज ये है। ठीक है, अच्छा, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर आप न्यू लाइन में जाना चाहते हैं तो आपके पास एक मैनिपुलेटर है जिसको कहते हैं एंडल मैनिपुलेटर। एंडल मैनिपुलेटर को यूज करके भी आप एक लाइन आगे क्या कर सकते हैं, न्यू लाइन इंसर्ट कर सकते हैं, टू इंसर्ट अ न्यू लाइन। ठीक है, एंडल मैनिपुलेटर को भी आप यूज कर सकते हैं। तो एंडल मैनिपुलेटर को आपने किस तरह लगाना होगा, देखो इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। आपने क्या करना होगा, आपने देखो यहाँ पे आपने लिखा है सी आउट, फिर आपने लिखा है ये इंसर्शन ऑपरेटर, और फिर यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर आपने वो मैसेज किया किया है, क्लोज किया है, इनक्लोज किया है, फिर आपके पास ये खत्म हो गया। ठीक है, ये मैसेज आपका खत्म हो गया। आप लोगों ने फिर इंसर्शन ऑपरेटर लगाने होंगे, और यहाँ पे आप लोगों ने लिखा होगा इंड एल। ठीक है, फिर क्या, ई एन डी और फिर एल, मतलब यह है कि इस मैसेज को आप प्रिंट कर दें, और फिर यहाँ पे आप न्यू लाइन इंसर्ट कर दें, एंड एल में न्यू लाइन इंसर्ट कर दें। अभी आप देख लीजिए, ये रखा गया, ये देखिए वही \n वाला काम इसने भी कर दिया, हेलो आई एम न्यू। ठीक है, आप देखते हैं एक और एंडल क्रिएट कर वो करते हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैंने एक और एंडल मैनिपुलेटर यहाँ पे लिखा, तो ये देखिए इसका भी आउटपुट आप देख सकते हैं। ठीक है, डबल \n हमने जो लगाए थे, तो यहाँ पे हमने डबल एंडल मैनिपुलेटर लगाया। आप इंडियन मैनिपुलेटर को यूज करके भी आप क्या कर सकते हैं, \n वाला काम आप इंडियन मैनिपुलेटर से भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जावा की जो बेसिक्स हैं, वेरिएबल्स है, डेटा टाइप्स है, वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।